हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मोहित सिंह रूहल पे। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि चेक की क्या वैलिडिटी है और चेक बाउंस होने से लेके कोर्ट में केस डालने तक का क्या प्रोसीजर होता है, कितना टाइम पीरियड हमें मिलता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कोर्ट में जब केस डल गया है चेक बाउंस से रिलेटेड, उससे लेके डिसीजन तक का क्या प्रोसीजर रहता है और कितना अप्रोक्सीमेटली इसमें टाइम लग जाता है। तो आज की वीडियो में हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब भी कोर्ट में कोई भी एक चेक बाउंस से रिलेटेड केस डाला जाता है, तो केस डालने के बाद जो फर्स्ट स्टेज होती है उसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एविडेंस या फिर प्री समनिंग एविडेंस जिसको बोलते हैं, जिसमें कंप्लेनेंट की गवाही करवानी होती है, उसके साइन कराने होते हैं। जो जो डॉक्यूमेंट है कोर्ट वो वेरीफाई करते हैं कि क्या जेन्युइन है, क्या इसका केस जेन्युइन है। इस तरीके से एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सी होती है कोर्ट के थ्रू कि इसका केस जेन्युइन है और इसमें समनिंग एक्यूज को बनती है, क्योंकि क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल केस में समनिंग ही एक बड़ा प्रोसीजर है। तो उसके लिए कोर्ट एक ये कंसीडर करती है कि क्या इसने जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, क्या इसका केस जेन्युइन बनता है, तो उसके बाद ही कोर्ट उसको समनिंग करती है एक्यूज को। तो दोस्तों, इसमें जो समनिंग है, समनिंग की जाती है एक्यूज को, उसके जो भी प्रॉपर एड्रेस हैं उस पर बाय पोस्ट जाती है, वो रजिस्टर्ड पोस्ट होगी या स्पीड पोस्ट के थ्रू उस पर वो समनिंग की जाती है। तो उस पर देखा जाता है कि अगर वो समनिंग के बाद आता है एक्यूज्ड तो उसको बेल करानी पड़ती है। बेल कराने के लिए उसको एक श्योरिटी की ज़रूरत भी होती है। श्योरिटी के साथ आज के टाइम पे शनाख्ती की भी ज़रूरत होती है, जिसको आइडेंटिफायर बोलते हैं, कि जो श्योरिटी है वो एक जेन्युइन पर्सन है और उसका सोसाइटी में एक मान है, सम्मान है। तो इस वजह से जो श्योरिटी है, श्योरिटी के लिए भी एक शनाख्ती रखा जाता है। तो तब जाके उसकी बेल हो जाती है और बेल होने के बाद वो ट्रायल उसका शुरू हो जाता है। तो जब ट्रायल शुरू होता है तो उसमें कंप्लेनेंट के पास एक एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 143A ऑफ NI एक्ट, जो कि 2018 में अमेंड हुआ था। तो उसमें उस एप्लीकेशन में ये पावर कोर्ट को दी गई है या कंप्लेनेंट के लिए ये रेमेडी दी गई है कि वो उस एप्लीकेशन को कोर्ट में लगाए और कोर्ट उसके डॉक्यूमेंट्स को, उसके केस को वेरीफाई करके, या दोनों काउंसल्स को, दोनों जो एडवोकेट हैं एक्यूज्ड का भी और कंप्लेनेंट का भी, उसको सुन के ये ले सकती है डिसीजन कि भाई इसमें 143A की जो एप्लीकेशन लगाई है 20% जो चेक अमाउंट है, मान लीजिए अगर 1 लाख का चेक है तो उसमें 20,000 रुपये क्या की डायरेक्शन दी जा सकती है एक्यूज को कि तू भाई 20,000 रुपये इस कंप्लेनेंट को दो। उसके बाद ही आगे के लिए ये ट्रायल किया जाएगा, आगे के लिए ये केस को प्रोसीजर किया जाएगा, प्रोसीड किया जाएगा। तो इसमें ये कोर्ट को पावर है कि वो एक्यूज़ को डायरेक्शन दे भी सकती है और अगर उसको जेन्युइन ज़्यादा केस नहीं लगता है तो उस एप्लीकेशन को डिसमिस भी कर सकती है। तो जब 143A की एप्लीकेशन कोर्ट के द्वारा डिसाइड की जाती है तो उसके बाद कंप्लेनेंट की एविडेंस शुरू होती है। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं, जब भी एक्यूज बेल करवाता है तो उस पर एक चार्ज लगता है। चार्ज वो कोर्ट के द्वारा लगाया जाता है कि क्या आप इस केस को मानते हो, क्या ये आपके खिलाफ जेन्युइन केस है या आप इस केस को झूठा मानते हो। तो उसमें वो एक्यूज, मोस्टली हर एक्यूज यही कहता है कि ये झूठा केस है और मैं आगे क्लेम ट्रायल, मतलब जो भी मेरा ट्रायल है उसको चलाना चाहता हूँ। तो उसके बाद वो ट्रायल चल जाता है, उसके बाद एप्लीकेशन लगती है 143A की। तो उसमें कोर्ट डायरेक्शन देती है नहीं देती है वो कोर्ट की पावर है। अब कोर्ट डिसाइड होने के बाद कंप्लेनेंट की एविडेंस शुरू होती है। एविडेंस शुरू होने के बाद जो भी कंप्लेनेंट है वो अपनी गवाही देता है, एफिडेविट के थ्रू देता है। उसके बाद जो एक्यूज का काउंसिल, एक्यूज का एडवोकेट है, उसको क्रॉस एग्जामिन करता है, उससे सवाल जवाब करता है कि कैसे पैसे दिए थे, किस टाइम दिए थे, इतना अमाउंट आपके पास कैसे आया। इस तरीके के मतलब बहुत सारे सवाल होते हैं। तो उसमें जो क्रॉस एग्जामिन है उसका मेन मोटिव यही होता है कि जो एग्जैक्ट ट्रूथ है वो कंप्लेनेंट की पता लगे कि क्या जेन्युइन केस है या नहीं है। तो कंप्लेनेंट अपने आप को एग्जामिन करवाने के बाद अपने बैंक के, जो बैंक में उसने चेक लगाया है उसके ऑफिशियल को भी एग्जामिन करवा सकता है। और दूसरा जो एक्यूज का बैंक है जिससे चेक दिया गया है उसके जो ऑफिशियल है उसको भी एग्जामिन करवा सकता है। इतना ज़रूरी है नहीं है ऑफिशियल को एग्जामिन करवाना, वैसे अगर करवा देते हैं तो भी बेटर रहता है, क्योंकि जो भी अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगे, ओरिजिनल मीमो है, ओरिजिनल चेक है, अगर ये चीज़ें लगी हैं तो इतना ज़्यादा एग्जामिन करवाने के लिए ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी एग्जामिन करवा लें तो अच्छा रहता है। तो अब इसके अलावा अगर कोई भी आई विटनेस है जिसके सामने पेमेंट दी है तो उसको भी कंप्लेनेंट एग्जामिन करवा सकता है, या कोई भी उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको उसमें लेके आ सकता है। वो अपने एविडेंस में किसने ये लिख के दिया था, ये चीज़ है, ये मेरा पर्सन है, मतलब इसके सामने इसने पेमेंट दी थी। तो ऐसे वो एग्जामिन करवा सकता है 2-3 बंदे जो भी उसके फेवर में है। अब उसके बाद एग्जामिन होने के बाद अब बारी आती है एक्यूज़ की। एक्यूज़ की अब 313 की स्टेटमेंट होती है,
313 CRPC की स्टेटमेंट होती है कि आपके खिलाफ ये एविडेंस आए हैं, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है। तो अब एक्यूज बताता है कि ये केस झूठा है, इन्होंने झूठी गवाही दी है, मेरी कोई लायबिलिटी नहीं बनती है। और एक्यूज को फिर मौका दिया जाता है कि अगर आपके पास भी कोई पर्सन है, कोई आपके फ्रेंड्स हैं, या फिर कोई भी इंडिपेंडेंट विटनेस है, या फिर कोई भी गवाह है, तो आप उनको एग्ज़ामिन करवा सकते हैं। और उसको प्रॉपर मौका दिया जाता है कि आप इनको एग्ज़ामिन करवाइए। और उसके बाद ये डिसाइड होता है, तो अगर वो एग्ज़ामिन करवाता है एक्यूज्ड अपने जो भी विटनेस हैं, तो उनको कंप्लेनेंट का जो काउंसिल है, एडवोकेट है, वो क्रॉस एग्जामिन करता है और एग्जैक्ट ट्रूथ निकालने की कोशिश करता है कि क्या ये झूठ बोल रहे हैं, या फिर जो भी ये गवाही देने के लिए ये कौन बंदे हैं। इस तरीके से उनका भी क्रॉस एग्जामिन किया जाता है। अब उनका क्रॉस एग्जामिन होने के बाद कंप्लेनेंट की एविडेंस खत्म हो चुकी है और एक्यूज की जो एविडेंस है वो भी खत्म हो चुकी है। अब इसके बाद मेन बारी आती है आर्ग्यूमेंट्स की, जो फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं केस के डिसीजन के। तो वो आर्ग्यूमेंट्स दोनों काउंसिल वो करते हैं, कंप्लेनेंट का भी और एक्यूज का भी। काउंसिल जो है प्रॉपर तरीके से वो आर्ग्यूमेंट्स करता है कि इस तरीके से केस बनता है, और एक्यूज का काउंसिल ये कहता है कि इस तरीके से केस नहीं बनता। तो फिर उसके बाद कोर्ट को कंसीडर करना है कि कंप्लेनेंट का जो केस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या फिर जो एक्यूज है, एक्यूज ने जो विटनेस लेके आया है, जो डॉक्यूमेंट्स लेके आया है, तो उस हिसाब से कोर्ट ये देखती है कि किसका केस स्ट्रॉन्ग है और किसका मतलब ये केस बनता है। तो उसके बेस पे ही जो कोर्ट है वो डिसीजन करती है। और डिसीजन होने के बाद अगर उसमें केस कंप्लेनेंट का बनता है, तो उसमें एक्यूज को पुनिशमेंट भी होती है। मैक्सिमम पुनिशमेंट भी इसमें 2 साल तक की हो सकती है। और जो फाइन होता है या कंपनसेशन होता है, जो चेक अमाउंट है, उसका डबल तक, अगर मान लीजिए 1 लाख का चेक है, तो कोर्ट एक्यूज को डायरेक्शन दे सकती है कि आप इसको 2 लाख रुपए दो। तो इसमें कोर्ट डबल अमाउंट तक की डायरेक्शन एक्यूज को दे सकती है। वो पुनिशमेंट के अलावा होता है। पुनिशमेंट इसमें 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने कोर्ट की पावर होती है, 2 साल तक मैक्सिमम इसमें दे सकती है। तो एक और बात है कि अगर इसमें कन्विक्शन एक्यूज की हो जाती है उसी टाइम, और कोर्ट डिसाइड करती है कि एक्यूज को 2 साल की सज़ा दी गई है, तो उसमें एक्यूज के पास थोड़ी सी ये रेमेडी होती है कि उस टाइम वो, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस है, कि एक्यूज जो है वो अपने बेल बॉन्ड भर के उसी टाइम उसको बेल मिल जाती है अपील करने के लिए। ये नहीं है कि डिसीजन होते ही उसको कस्टडी में ले लिया जाएगा। कस्टडी में ले लिया जाएगा अगर वो बेल बॉन्ड ना भरे तो। अगर बेल बॉन्ड वो भर देता है तो उसकी ऑन द स्पॉट ही वहीं पे बेल हो जाती है और अपील के लिए उसका टाइम दे दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी वीडियो कि चेक बाउंस होने के बाद जो भी कोर्ट में केस आता है उससे लेके और डिसीजन तक का क्या प्रोसीजर रहता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ऐसे लॉ से रिलेटेड टॉपिक इस चैनल पे आते रहेंगी। थैंक यू सो मच।